बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फलक कादर। आपको प्रोग्राम में वार्म वेलकम करती हूं। नाज़रीन, आज जो हमारा टॉपिक है वो ब्लड डिसऑर्डर का टॉपिक है, यानी कि कौन कौन से ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं और छोटे बच्चों के अंदर इनिशियली जब पैदा होते हैं तो उसके साथ साथ कौन कौन से ब्लड डिसऑर्डर ऐसे होते हैं जो बहुत अर्ली एज में डायग्नोस हो जाते हैं या फिर उसकी भी जो भी क्या कहते हैं अलामतें होती हैं वो ज़ाहिर हो जाती हैं। उसके साथ साथ मैं थैंक यू करना चाहूँगी फ्रूटाज एमन एंड फूड बेवरेजेस का, जिनके स्पॉन्सर से हमने प्रोग्राम किया है। और आज हम PWA पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से बात करेंगे और हम बताएंगे कि ब्लड डोनेशन कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती है और छोटे बच्चों के अंदर जो ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं उनकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। इसके साथ साथ आज हमारे साथ जो प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है वो बहुत माहिर डॉक्टर हैं, जिनकी स्पेशलिटी जो है पीड्स चिल्ड्रन बच्चों के जो है वो माहिर हैं, मतलब PhD इन चाइल्ड स्पेशलाइजेशन किया हुआ है। इसके अलावा पब्लिक स्पीकर भी हैं और बहुत सारे जो है इन्होंने एसोसिएशन के साथ काम किया हुआ है और बहुत ज़्यादा जो है वो इन्होंने हेल्थ पर शोज़ भी किए हुए हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वार्म वेलकम टू प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच जी। सर, आज जो टॉपिक है हमारा वो ब्लड डिसऑर्डर है और हम PWA के प्लेटफॉर्म से आज बात करेंगे। मुझे ज़रा बताइएगा कि सर ब्लड डिसऑर्डर होते कितने टाइप के हैं? बड़ा अच्छा टॉपिक है ये, जिसमें लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं। हमारे मुल्क में या हमारे जो एशियन साइट्स पे सबसे बड़ा जो डिसऑर्डर है ना वो है आता है वो कॉन्सेजियस मैरिजेस पे, मींस के कज़न्स मैरिजेस पे जो डिफेक्ट्स आते हैं इन द ब्लड डिसऑर्डर्स। मेन है वो है थैलेसीमिया। सेकंड आता है, उसमें आता है सिकल सेल एनीमिया। थर्ड में आता है अगर लड़का है तो वॉन मेरेबियन डिजीज़ है, हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया A और B है, उस तरह है। फिर आगे बढ़कर अगर कोई वायरल इलनेसेस पे आता है तो ITP इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटिक परपुरस जो प्लेटलेट्स डिसऑर्डर पे आता है। थर्डली फिर जो है मैटरनल न्यूनेटल ITPs आते हैं, जो माँ के प्लेटलेट्स डाउन होने की वजह से कई दफ़ा बच्चे के अंदर प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं न्यूनेट्स में, वो भी एक कहते हैं न्यूनेटल ITPs। इसके साथ आगे जाके आपको पता है कि बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं कि DIC होता है, डिसेमिनेटेड इंटरवैस्कुलर कोगुलेशन होती है, जिसमें ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। वो एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स बाद में एक इन्फेक्शन की वजह से होता है। फिर जो एक इन्फेक्शंस हैं, डेंगू वायरस फीवर है, आपको पता है उसमें प्लेटलेट्स डाउन होते हैं। तो ये बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसमें ब्लड, सफ़ेद खून, फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मास और प्लेटलेट्स को लगाया जाता है। तो ये बहुत सारी अलग अलग बीमारियां हैं, अलग अलग डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें हमारे जो ब्लड के जो डोनर्स और ब्लड डोनेशन सेंटर्स, स्पेशली पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो सिविल हॉस्पिटल में है, जिससे हम लोग लिंक्ड हैं। इवन दो के ज़्यादातर जो भी डाव के स्टूडेंट्स होंगे वो देख भी रहे होंगे हमें और इनको पता भी होगा कि पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन का जो काम है वो आज से नहीं 1979 से ये लोग काम कर रहे हैं, जो कि बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं। इसमें आई ऑल्सो वर्क फॉर 3 years इन दैट डिपार्टमेंट, क्योंकि एक कहते हैं ना कि जज्बा खुलूकुल इंसानियत सबसे ज़्यादा उसमें एक आती है कि यार टू कलेक्ट डोनर्स, टू कलेक्ट ब्लड, टू सर्व फॉर दिस। सर, हम इसके लिंक को भी दिखा देते हैं कि जो किस तरीके से ये काम कर रहे हैं और किन लोगों की हेल्प कर रहे हैं। ज़रा मैं वीडियो के ज़रिए अपने व्यूवर्स को दिखाऊंगी। मेरा नाम हसीना है, मेरी बेटी का नाम इफ्रा है। जब ये 15 से 20 दिन की थी तो इसके एलर्जी हो गई थी आधे जिस्म पे। जब खून टेस्ट रिपोर्ट आई है 2 घंटे के बाद तो उससे पता चला कि इसे थैलेसीमिया मेजर है। उस वक्त तो ऐसा लग रहा था जैसे ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है माँ बाप की, कि सारी ज़िंदगी खून लगवाना और ये बच्चे खून पे ही जिंदा हैं कि इन लोगों के जब तक खून लगता रहता है तो ये लोग सही रहते हैं। और खून से कितनी बीमारियां हो जाती हैं इन लोगों को, बच्चों को कितनी परेशानियां उठानी पड़ती हैं वालिदैन को। डर तो लगता है, अपनी मौत से ज़्यादा बच्चे की इस तकलीफ़ से ज़्यादा डर लगता है कि ये बच्चे जो है ना बहुत तकलीफ़ दे होता है इनका। PWA का तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इनकी कि मुझे
10 परेशानियों से निजात मिली है कि जो मैं परेशान होती थी ब्लड के लिए, किस किस के आगे हाथ फैलाए हम के खून दे दें आप आके। जो लोग डोनेशन देते हैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगी कि इन बच्चों के लिए जो कर सकते हैं वो आगे बढ़े, दूसरे लोगों से भी कह सकते हैं तो उन लोगों तक ये बात पहुँचाएं कि थैलेसीमिया के लिए, इन बच्चों के लिए कुछ करें। इतने बच्चे लोग परेशान हो रहे हैं कि 2-2, 3-3 बच्चों को लेकर आ रहे हैं। मेरी तो एक बच्ची, मैं उस पर इतना रोती हूँ, तो जिनके ज़्यादा हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं माँ बाप। पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन गुज़िश्ता 40 बरसों से लाखों मरीजों को साफ और मियारी खून मुफ्त फराम कर रहा है और ये सब मुमकिन हुआ आपकी मुआवनत से। अपनी ज़कात और अतियात पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन को देकर मुस्तहिक अफराद की जिंदगी बचाने में हमारी मदद कीजिए। जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से जो है एक खातून अपने बच्चे को लेके परेशान है और खून के अतिये की किस तरह अपील कर रही हैं। इसीलिए आज मैंने अपने प्रोग्राम में सोचा कि मैं अवेयर करूं कि हम क्यों ना इस तरह की जो बीमारियां हैं उसको इरेडिकेट करने की कोशिश करें, हम प्रिवेंशन पे काम करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टेस्ट करवाएं, स्क्रीनिंग करवाएं, कज़न मैरिजेस पर फोकस करें। इसके अलावा जो है जिनकी इंगेजमेंट्स हो चुकी हैं जिन लोगों की, हम उनकी भी स्क्रीनिंग करवा कर देख लें कि खुदा ना ख्वास्ता कि माइनर थैलेसीमिया का मर्ज तो नहीं है या तो फिर कोई ऐसी बीमारी जिसको हेमीफीलिया या फिर हम ब्लड डिसऑर्डर में शामिल करते हैं और कज़न मैरिजेस की वजह से या माइनर थैलेसीमिया होने की वजह से वो आगे वाले बच्चे जो है उनका फ्यूचर भी ख़राब होता है। साथ साथ जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे जो थैलेसीमिया का मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं तो उनकी भी लाइफ बहुत ज़्यादा जो है इस तरह ख़राब हो जाती है। तो अभी तो फ़िलहाल जिस तरह ये पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन वाले सिविल हॉस्पिटल के प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं और छोटे बच्चों की जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं उनकी मदद कर रहे हैं, तो अभी तो हमें रिसेंटली ये देखना है कि इन बच्चों को खून का अतिया किस तरह फराहम करना है, इनको डोनेशन किस तरह देना है। पर इसके साथ साथ मैंने डॉक्टर साहब को अपने प्रोग्राम में इसीलिए इन्वाइट किया है कि इनकी स्पेशलिटी चाइल्ड स्पेशलाइजेशन है और ये बताएंगे हमें कि किस तरह के बच्चे आते हैं और लोगों को कितनी नॉलेज है रिगार्डिंग द टेस्ट, रिगार्डिंग द स्क्रीनिंग, रिगार्डिंग द थैलेसीमिया। जी डॉक्टर साहब ज़रा बताइएगा जो हमारे यहाँ के पेरेंट्स हैं उनको कितनी अवेयरनेस है कि हमारे बच्चे जो है, मतलब एक तो ये कि उनको पता कैसे चलता है कि उनको माइनर थैलेसीमिया है बच्चों को या फिर मेजर है। मेजर में तो फिर फौरन ही पता चल जाता है, पर सम टाइम छोटे बच्चों को जब माइनर होता है तो एनेमिक हो जाते हैं वो लोग। इसके साथ साथ जो है हमारे यहाँ व्यूवर्स को बताइएगा कि कैसे हम इसको ख़त्म कर सकते हैं, प्रिवेंशन कैसे हो सकती है इस बीमारी पर। देखिए पहले तो ये है कि जब आपने तो मंगनी की बात की, मैं तो कहता हूँ कि जब हर बच्चे का आफ्टर 6 months ऑफ एज थैलेसीमिया का टेस्ट होना चाहिए। अगर आपका कभी भी बच्चे को, किसी भी डॉक्टर को आपको पता हो कि अगर थैलेसीमिया की हिस्ट्री फैमिली में है या नहीं भी है, कॉन्सेजेस मैरिज है या नहीं है, या ज़रूरी नहीं है कि कॉन्सेजेस मैरिजेस ही हो, अगर कोई कपल ऐसा मिल गया जिसके थैलेसीमिया माइनर लड़के में है और एक थैलेसीमिया मेजर माइनर लड़की में है और आपको पता ही नहीं है, तो अगर आपने शादी से पहले अगर ये टेस्ट करवा लिया है तो आपको ये पता चल जाएगा कि थैलेसीमिया दोनों को है या नहीं है। तो आप कोशिश करें कि उनके रिश्ते ना करें, क्योंकि देखिए हर प्रेगनेंसी का 25% तो थैलेसीमिया मेजर होने के चांसेस हैं, जो एक बहुत बड़ा सफ़र है सारी ज़िंदगी के लिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम 6 महीने का अगर प्रेगनेंसी में ही मदर को हीमोग्लोबिन कम हो गई है या बच्चे को सडनली 6 महीने का बच्चा है या 1 साल का बच्चा है उसमें थैलेसीमिया के साइंस आपको मामूली से भी नज़र आए या हीमोग्लोबिन ड्रॉप हुआ है या जो कॉर्पोरल वैल्यूज़ हैं या हेमोटोक्रेट आपका नीचे आया है, तो आप अगर थैलेसीमिया का टेस्ट आफ्टर 6 months ऑफ एज, क्योंकि 6 months से पहले कुछ लोग करवा लेते हैं कुछ डॉक्टर्स, तो 6 months से पहले HbF जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होता है थैलेसीमिया बी में, तो आप 6 महीने के बाद ये ज़रूर टेस्ट कराएं। 6 महीने के बाद टेस्ट कराना चाहिए। इसके साथ साथ हम कॉलर को शामिल करेंगे। हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी उसना, क्या बात करना चाहेंगी? जी मैं ये दरअसल पूछना चाह रही थी कि ऐसा कोई मुमकिन है कि इनके जो थैलेसीमिया का सेंटर है हम किसी बच्चे का खर्चा उठा सकें, और अगर ऐसा मुमकिन है तो इसका तरीक़ेकार क्या है? मीन्स कि आप किसी बच्चे को अडॉप्ट करके, एक बच्चे या 2 बच्चे को अडॉप्ट करके उसके आप... नहीं अडॉप्ट नहीं मतलब ये कह रही हूं वहाँ पे डोनेशन में, डोनेशन। ओके फाइन, जी ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। सबसे पहले बात यह है कि
पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन आप जाके उनके जो सरबरान हैं या डॉक्टर फलक से आप उनका नंबर ले सकती हैं। हम लोग खुद भी वहाँ पे बहुत काम कर चुके हैं पहले, तो आप उनके नंबर्स ले सकती हैं। वहाँ के जो अहदेदारान हैं उनसे आप जाके मिलें, अपना आप पोर्टफोलियो पूरा शो करें और प्लस साथ में अपना आप नंबर वगैरह दे दें। एवरी मंथ आपकी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो आपके बैंक में जमा होती हैं और बैंक से वो डायरेक्टली यूज़ होती हैं उन पेशेंट्स को जिनको आप एज ए डोनर अडॉप्ट करेंगे। स्क्रीन पर हमारा जो है नंबर और प्लस इनकी जो बैंक डिटेल्स हैं वो भी मौजूद हैं। आप डायरेक्टली इनके नंबर के थ्रू उनसे रब्ता भी कर सकते हैं। एक ब्रेक पर चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे थैलेसीमिया की और इसके अलावा हम बात कर रहे थे पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन की कि कैसे ये बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, थैलेसीमिया को क्योर करने में ये जो है वो भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो वहाँ पर बच्चे मौजूद हैं इनकी भी डोनेशन में और इसके अलावा जो है ब्लड डोनेशन में काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगेन मैं थैंक यू कहूँगी एमन फूड एंड बेवरेजेस का जिन्होंने में प्रोग्राम स्पॉन्सर किया है, उनका थैंक यू। डॉक्टर साहब जी बताइएगा कि जैसे आपने बताया कि क्योर करने का तरीक़ेकार क्या होता है। अब हम लोगों को एक तो देखें थैलेसीमिया का कोई इलाज नहीं है ना, हमें सिर्फ ब्लड देना है। अब इसको अगर खुदा न ख्वास्ता बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे पता चलता है तो क्या हम इसको क्योर कर सकते हैं और प्रिवेंशन पे कैसे काम कर सकते हैं? देखिए थैलेसीमिया का देखिए पहले तो क्योर यही है कि पहले आप जब शादी या उससे पहले अगर आप थैलेसीमिया, वैसे आपको बात बताऊं इट्स ये हमारे कानून में भी है, हमारे निकाहनामे में भी अब लिख दिया गया है कि थैलेसीमिया का टेस्ट कराना लाजमी है। लेकिन स्टिल हमारी जो पॉपुलेशन है इस चीज़ को अडॉप्ट नहीं करती कि शादी से पहले ये टेस्ट करा लिए जाएं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी स्टिल हमारे पास सिर्फ 10% लोगों के रेशियोज हैं जो ये टेस्ट कराती है, अदरवाइज वो टेस्ट नहीं कराती है। तो अगर आप ये टेस्ट करवा लें तो हमारी ये जो डिसऑर्डर है ये काफ़ी हद तक कम हो सकता है। दुनिया में देखो बहुत ये कम लेवल पे, जैसे हमारे पास पोलियो जिस तरह बढ़ा हुआ है ऐसे थैलेसीमिया भी हमारे पास सबसे ज़्यादा है, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ मिसकंसेप्शंस हैं कि हमें टेस्ट नहीं कराना, टेस्ट से ये हो जाएगा, टेस्ट से वो हो जाएगा। अगर आप टेस्ट करा ही लो तो इससे ये पता चल जाएगा कि आपको, अगर मियाँ बीवी को थैलेसीमिया माइनर है तो अगर आप माइनर को भी, ऐसा नहीं कि शादी नहीं कर सकते, हम ये करवा सकते हैं। अगर हो गई तो हर प्रेगनेंसी में हम अगर एमनियोसेंटेसिस है या क्रेनियोवेलर सैंपलिंग है उससे हमें मालूम हो सकता है, या जीन डिफेक्ट से मालूम हो सकता है कि आप आने वाला बच्चा जो है इसको थैलेसीमिया है या नहीं है। तो हम उसको एज एथिकली इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। जो देखें, अगर ये थैलेसीमिया वाले बच्चे अगर दुनिया में आते हैं तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा मैक्सिमम 30 ईयर्स है, इससे ज़्यादा। तो एक तो इसकी ट्रीटमेंट नहीं है, ब्लड आपको बहुत फ्रिक्वेंट चाहिए, ब्लड लगाना है। फिर पहले एक ज़माने में चिलेटिंग फैक्टर्स नहीं थे, अब चिलेटिंग फैक्टर्स हैं तो इसकी लाइफ 30 साल तक हो गई है। अदरवाइज़ तो हमने 12 साल 13 साल 15 साल से ऊपर देखते नहीं थे। प्लस साथ में इसकी कॉम्प्लिकेशन इन द हार्ट, डायबिटीज़, बोन्स, लंग्स, इसमें सबसे ज़्यादा आ जाती है। और इसकी जो इम्पॉर्टेंट अगर कहते हैं ना कि ट्रीटमेंट है भी, तो रेशियो ऑफ स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांटेशन भी बहुत कम है, उसमें भी बहुत कहते हैं ना कि इट्स अ डिफ़िकल्ट प्रोसीजर। एक तो दूसरा ये कोई वो नहीं है कि 100% इसमें इलाज हो जाएगा, बट स्टेम सेल्स इज़ अ लास्ट ऑप्शन कि हम उन बच्चों को दे सकते हैं कि शायद जो दूसरा वाला बेबी आएगा उससे हमने स्टेम सेल्स निकाल लिए और स्टेम सेल्स जो है उस दूसरे वाले बच्चे में डाल दिए और वो शायद उससे वो थैलेसीमिया कवर कर जाए। ठीक है, मींस कि इस तरीके से हो सकता है, पर उसमें भी 100% एश्योरिटी नहीं है और शायद कवर्ड जो है वो यूज़ हो रहा है। अच्छा सर, ज़रा मुझे ये बताएं कि ये पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो है किस तरीके से काम कर रही है? मतलब इनका सिर्फ ब्लड सेंटर है या इसके अलावा और भी इनकी टारगेट्स हैं जिनको ये अचीव करने की कोशिश में हैं या फिर काम कर रहे हैं? देखिए, पहले तो ये है कि ये एक डोनर एसोसिएशन है। ठीक है। जब तक डोनेशंस हमारी आ रही होती है तो ये है कि इससे हमें ये डिपार्टमेंट चलाने का हमें सबसे ज़्यादा मौका मिलता है। तो थैंक्स टू द बिग डोनर्स जो हमारे साथ काम करते हैं और दुनिया से लोग उस पर डोनेशन करते हैं, और प्लस साथ में पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन पर ट्रस्ट करते हैं कि दे डू गुड वर्क।
सेकेंडली सिर्फ एक थैलेसीमिया नहीं है जिसमें ब्लड की ज़रूरत हो। आपको पता है कि जब प्रेगनेंसी होती है, जब सीजर हो रहा होता है, जिसमें आपकी जो है प्लेसेंटा प्रीविया है, प्लेसेंटा इंक्रीटा, इसमें आपको एक साथ 30 ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तो पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है कि इसमें डोनर बगैर जो है वो कई दफ़ा वो ब्लड को दे देते हैं। अच्छा। दूसरा आपने देखा होगा कि ITPs हैं, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटिक पर्पूराज हैं, जिसमें प्लेटलेट्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। उसमें प्लेटलेट्स को बहुत ज़्यादा दे रहे होते हैं। फिर किसी वक्त DIC में FFP फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मास की ज़रूरत है, जिसको हम उर्दू ज़बान में सफ़ेद खून कहते हैं, वो बहुत ज़रूरत पड़ती है, वो देते हैं। फिर प्लेटलेट्स डेंगू में बहुत काम करता है। जब डेंगू का सीज़न आता है तो प्लेटलेट्स पानी की तरह चाहिए होता है, वो उसमें बहुत हेल्प करते हैं। फिर इन चीज़ों में भी ये बहुत एक्टिव है कि सिर्फ थैलेसीमिया नहीं है, उसके साथ एसोसिएशन ऑफ दूसरे ब्लड की भी कलेक्शन जो है वो कर रहे होते हैं और वो दे रहे होते हैं। अच्छा, मतलब डिफरेंट तरह की जो है वो उनके टारगेट्स हैं और उसको अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। प्लस साथ में वो घर घर आके भी आपके ब्लड की कलेक्शन कर रहे होते हैं। प्लस जो इनकी कैंपिंग हो रही होती है उसमें हम ब्लड डोनेशंस कर रहे होते हैं। तो ये बहुत एक बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम सिस्टम है, बहुत बड़ा जो सिस्टम है। 1979 में डाओ के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने इसको बनाया था और उसकी एक बहुत अच्छी हिस्ट्री है जिस पे वही लोग अभी भी चला रहे हैं और उस पर ही जितने भी बाहर के डॉक्टर्स हैं या पाकिस्तान के डॉक्टर्स हैं उनको वेलफेयर फंडिंग कर रहे होते हैं। प्लस साथ में जैसे अभी मोहतरमा ने कॉल की, वो इस तरह बच्चे जो हैं अडॉप्ट कर लेते हैं एज ए डोनेशंस और वो उनको चला रहे होते हैं। बस अल्लाह ताला की तरफ से एक हेल्प आती है, जैसे एक ट्रस्टवर्दी डिपार्टमेंट है जो एक अच्छा काम कर रहा है। इस तरह के सर और भी ऑर्गेनाइजेशंस होनी चाहिए इस कंट्री के अंदर जो इस तरह ब्लड डोनेशन में और लोगों की जो भी इमरजेंसीज कंडीशन होती है हमारे मेडिकल के अंदर, उसमें इस तरह के इदारे होने चाहिए ताकि हमें फ्रिक्वेंटली जब अगर ब्लड की नीड पड़ी हो या फिर प्रेगनेंसी एक ऐसा डिसऑर्डर मतलब जब हो जाता है खुदा ना खास उसके अंदर आपके बहुत ज़्यादा हेमरेजिक फीवर में शॉक में चला जाता है पेशेंट, हाइपोवॉलेमिक शॉक में चला जाता है पेशेंट, तो फिर तो आपको पता है कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है। किसी माँ को 30 ब्लड पॉइंट्स लगाने पड़ते हैं और 30 ब्लड पॉइंट्स ढूंढना आसान नहीं है, बट पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन इसके लिए बहुत अच्छा काम करती है। अच्छा, मींस के विदाउट एनी डोनर वो लोग ब्लड देखिए डोनर तो चाहिए होता है क्योंकि डोनर देखा आप बात बताऊं, डोनर अगर कई लैब्स तो ऐसा काम करती हैं जो पैसे लेके आपको ब्लड दे रही होती है, ठीक है, बट डोंट ट्राई दैम बिकॉज के देखें अगर कोई नशे है या कोई ऐसे लोग हैं जो ब्लड अपना डोनेट कर रहे होते हैं विद द सेक ऑफ मनी, तो उसमें आपको नहीं पता होता कि उसको क्या क्या जरासीम है, क्या क्या उसको डिजीज़ हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो एड्स है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, वो सबसे ज़्यादा हो रहा होता है। तो आप कोशिश करें कि ऐसे डिपार्टमेंट में ऐसी जगह पे जाके ब्लड की तलाश करें जहाँ पे ब्लड डोनर्स जो हैं वो ऑनरी जो है विदाउट एनी मनी इन्वॉल्वमेंट वो डोनेशन कर रहा है। अच्छा, ऑब्वियसली बात है सर, और हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर ये इशू भी बहुत ज़्यादा आ जाता है कि ये जो डोनेशन वाले काम होते हैं ना उसमें भी करप्शन आ जाती है। जिस तरह आपने बताया कि अगर कोई ब्लड डोनेट करने जा रहा है तो इन द सेक ऑफ मनी वो कर रहा है, पैसे ले रहा है अगेंस्ट, तो वो फिर हम लोगों का पता नहीं चलता ना कि कौन सा शख्स जो है जिसको कौन सी बीमारी है, और इदारों का भी मतलब क्रिस्टल क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उस जो भी शख्स आ रहा है ब्लड डोनेट करने के लिए तो उसको मेक श्योर कर लें कि मलेरिया या फिर सिफिलिस या फिर HIV या हेपेटाइटिस B, C इस तरह के डिसऑर्डर्स ना हो, क्योंकि ये फिर मज़ीद और प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं बजाय इसके कि पेशेंट को जो है वो सेव करे उसकी लाइफ, इसके उसकी लाइफ को और थ्रेटनिंग कंडीशन में लेकर जाते हैं। अगेन मैं पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन के लिए बात करूँगी कि अपने जो ज़कात, अतियात और डोनेशन हैं आप इनको प्लीज़ सेंड करें, और उसके साथ साथ जो है इन छोटे बच्चों को जाके आप देखेंगे तो आपको इतना तरस आएगा जिस तरीके से ये ब्लड के लिए, ब्लड डोनेशन के लिए आपकी तरफ देख रहे होते हैं। क्योंकि अब कुछ अगर ऐसे पेरेंट्स के भी मतलब अफोर्डिंग पेरेंट्स भी हैं जिनके, पर फिर भी वो एक तरीके से आपसे आपके मोहताज होते हैं खून के लिए, तो अपना रूटीन बना लें ब्लड डोनेशन का कि आपको एवरी 6 मंथ या फिर जब भी आप को ऐसा फील हो कि आपको जाकर ब्लड देना है तो अपना रूटीन बना लें। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। डॉक्टर इब्राहिम से हम पूछते हैं कि ब्लड डोनेशन के क्या फ़ायदे होते हैं? देखिए ब्लड डोनेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि जब आपके अंदर सेल्स ज़्यादा हो रहे होते हैं और आप ब्लड डोनेट करते हैं
तो वैसे ही आपके जो विद इन 6 आवर्स आपका ब्लड वो पहले तो उसी लेवल में बन जाता है। सेकेंडली आपके जो सेल्स हैं, जो एक्स्ट्रा सेल्स बन रहे होते हैं, क्योंकि हमारे आरबीसीज जो हैं या प्लेटलेट्स हैं या डब्ल्यूबीसीज हैं या हमारे जो हीमोग्लोबिन लेवल है, वो जितना आप फ्रिक्वेंटली हर महीने अगर आप ब्लड डोनेशन करते हैं या 6 मंथ्स पे कर देते हैं, तो इसमें सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि आपका जो लेवल ऑफ ब्लड है अंदर सर्कुलेशन वो बहुत अच्छा हो जाता है। और इससे हमने देखा है जितना आप ब्लड डोनेट करते हैं उससे आपकी सेहत ज़्यादा बेहतर होती है। इवन दो कि अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल 12 तक है तो आप आराम से ब्लड डोनेट कर सकते हैं। लाइफ जो है मैं आपको जब तक मैंने देखा है कि जितना ब्लड डोनेट करते हैं आपकी लाइफ ऑफ एक्सपेक्टेंसी और आपकी डिजीजेस वो बहुत कम हो जाती है। क्योंकि देखें ये एक सदका जारिया है और अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद है हुकूकुल इबाद करना और सदका जारिया करना। तो दिस इज़ ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी को 10 रुपये 100 रुपये या एज आपकी हैसियत के हिसाब से आपने पैसे देने हैं। हर महीने जाके अगर आप ब्लड की डोनेशन कर देंगे इससे अच्छा भी सदके जारिया नहीं। हर महीने तो नहीं कर सकते हैं, एवरी 6 मंथ हर महीने तो फिर नहीं, हर महीने भी कुछ लोगों को हीमोग्लोबिन लेवल बहुत अच्छा होता है, जो किसी का हीमोग्लोबिन 13, 14, 15 होता है, तो हम कहते हैं हर महीने जाके करो। तो ये एक सदका जारिया है और 6 मंथ में भी कर सकते हो, एवरी ईयर भी कर सकते हो। इससे अच्छा सदका जारिया कोई नहीं है, मैंने नहीं देखा कि लोगों के पास हो। बिल्कुल बिल्कुल। एक कॉलर को भी शामिल करते हैं हमारे साथ। निदा कॉल पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या हाल है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा शो चल रहा है। थैंक यू सो और मच। बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन दी जा रही है, उसके लिए तो आप सबको और डॉक्टर साहब को भी बहुत बहुत मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन इस चीज़ के लिए कि लोगों को अवेयर कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए। और दूसरा ये मुझे पूछना था एक सवाल कि अगर कोई ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है, लाइक क्योंकि आप लोग जैसे बता रहे हैं कि बीमारियां होती हैं, तो उसके अलावा उन बच्चों के लिए हम दूसरी आवाम हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं? कोई और तरीका है उन बच्चों की मदद करने के लिए? और क्या क्या हम कर सकते हैं उससे अगर थोड़ा सा आप बता दें कि हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। मतलब ब्लड डोनेशन करना तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई नहीं कर पाता तो नहीं एलिजिबल नहीं है जैसे, तो क्या क्या तरीके हैं उन बच्चों की मदद करने के लिए, वो थोड़ा सा प्लीज़ बता दें। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का जी डॉक्टर साहब। बहुत अच्छा सवाल है कि ज़रूरी नहीं है कि आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। आप एक डिपार्टमेंट चलाने के लिए एक स्वीपर से लेके मैनेजमेंट से लेके डिस्पोजेबल्स, उनके अखराजात भी बहुत ज़्यादा होते हैं। उसमें आप ले लें कि एक टीम मेंबर्स में एक गार्ड है, रिसेप्शनिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, स्टाफ है, एसी चल रहा होता है, प्लस साथ में आपके जो ब्लड कलेक्शंस के बैग्स हैं, मशीन्स हैं, जो किट्स आ रही होती हैं हेपेटाइटिस बी, सी, HIV को टेस्ट करने के लिए, हीमोग्लोबिन टेस्ट करने के लिए, उनके भी अखराजात जो हैं ये भी एक सदका जारिया ही है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप बेहतर तरीके से उनको मैनेज करें तो भी बहुत अच्छा काम हो सकता है। सेकेंडली, आप अगर ऑनरी वहाँ जाके अपने आप को डोनेट करते हैं, मतलब अपने आप का टाइम थोड़ा सा वक्त वहाँ पे गुजारते हैं और हमारे लिए काम करते हैं फॉर डोनेशन ऑफ ब्लड के लिए कैंपिंग्स हो रही होती हैं, उसमें आप हमें हेल्प करें। आप अगर वॉलंटियर वर्कर्स बन के आएँ, एज ए वॉलंटियर पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन में आके काम करें, जो बहुत सारे डॉक्टर्स नहीं होते तब भी वो काम कर रहे होते हैं, वो भी काम कर सकते हैं आप। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सदका जारिया में काम आ रही होती हैं। तो यू कैन गो एंड वर्क फॉर देम, यू कैन डोनेट मनी, यू कैन कलेक्ट मनी और वो आप वहाँ पे पहुँचाएं। ये सब सदका जारिया है। बिल्कुल। एक कॉलर को शामिल करते हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से? शजी बात कर रहा हूँ कराची से। मेरा क्वेश्चन डॉक्टर इब्राहिम से है कि मैं जस्ट अभी 2 मंथ्स पहले 18 ईयर्स का हूँ, तो मैं अब अंदर के पेरेंट्स की तरफ से है कि ब्लड डोनेट करना, तो मैं डोनेट करना चाह रहा हूँ। तो मैं पूछना चाह रहा था कोई प्रॉपर टाइमिंग है कि सुबह का टाइम करें या खाने के बाद करें या खाने से पहले करें, कोई टाइमिंग है कोई? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त आपका सवाल था। हम क्राइटेरिया पूछ लेते हैं कि क्राइटेरिया क्या होना चाहिए ब्लड डोनेशन, जब भी आप ब्लड देने जा रहे हों तो आप लोग को किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और इसके अलावा आपका ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल क्या होना चाहिए। डॉक्टर साहब से हम पूछ लेते हैं, सर
जैसे कि अगर कोई शख्स जा रहा है ब्लड डोनेशन के लिए, उसने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया, अब जाना है ब्लड डोनेशन के लिए जाना है, उसके बाद जो है वो अपने आप को किस तरह यानी कि खुद सोचे कि मैं इस चीज़ के लिए कैपेबल हूँ भी या नहीं हूँ, ठीक है। एक तो ये चीज़, दूसरा हीमोग्लोबिन क्या होना चाहिए, तीसरा जो है फास्टिंग ब्लड शुगर क्या होनी चाहिए या फिर रैंडम क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें ज़रा हमारे व्यूवर्स को बता दें ताकि ईजी हो जाए। पहले तो ये है कि आप 48 आवर्स में आपको फीवर नहीं होना चाहिए, ठीक है। 48 आवर्स में फीवर नहीं होना चाहिए, आपको फ्लू लाइक इलनेस नहीं होनी चाहिए। अब आ जाए हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन शुड बी 12 प्लस, साथ में आपके जो हीमोग्लोबिन लेवल्स हैं वो होना चाहिए 12। शुगर लेवल आपकी अगर रैंडम है और या फास्टिंग है, फास्टिंग में आपकी अगर 90 भी है या 100 भी है या 80 भी है तो इट्स इनफ। रैंडम में जो है अगर 120 है 130 है तो भी आप दे सकते हैं ब्लड, ठीक है। डायबिटीज़ वाले पेशेंट नहीं दे सकते, ठीक। हाई कोलेस्ट्रॉल वाले वो पेशेंट ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन हीमोग्लोबिन जिनका ज़्यादा है, 13 है, 14 है, 15 है, वो बहुत फ्रीक्वेंट ब्लड डोनेशन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो है नाश्ता करके आप जाएं, क्योंकि जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो समटाइम्स यू फील डिज़ी, थोड़ा सा आपको नॉजियाटिक फील होता है क्योंकि थोड़ा सा आप डिज़ी होते हो, बहुत मामूली सा, लेकिन फॉर फ्यू मिनट्स, क्योंकि विद इन आवर्स आपकी वो रिप्लेसमेंट ऑफ जो हीमोग्लोबिन है वो आपके बोन मैरो से फौरन बन जाता है। और वो कितनी देर में हो जाता है? विद इन 6 आवर्स जो है वो 6 आवर्स टू 12 आवर्स जो है वो आप फील गुड हो जाते हैं। प्लस साथ में जब आप ब्लड दे के फारिग होते हैं तो आप एक अच्छा सा न्यूट्रिशियस जो है वो आप सप्लीमेंट ले लें, तो इससे इसमें कुछ जिसमें हाई वॉल्यूम होना, जैसे ओरली आप जो है कोई भी ऐसा जूसेस ले लें, इसके अलावा आप हाइड्रेशन अपनी अच्छी कर लें ताकि जितना वॉल्यूम लूज हुआ, आपका लॉस हो गया, उसके बाद वो आपने रिप्लिकेट कर लिया। स्पेशली विटामिन सी जो है वो आपने ले लिया, या आपने कोई ऐसी चीज ले ली जिसमें विटामिन सी पर भी सर बात करेंगे, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे थैलेसीमिया डिसऑर्डर का, और इसके अलावा जब PWA पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से आज बात कर रहे हैं, और थैलेसीमिया जो है वो कौन सी किस तरह के जो है डिसऑर्डर्स में शामिल होता है, इसको भी हमने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताया, इसकी स्क्रीनिंग के बारे में बताया। इसके साथ साथ कॉलर को शामिल करते हैं। हमारे साथ कॉलर मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं कराची से जी कि मेरा सवाल है, WA में जो थैलेसीमिया के बच्चों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है तो क्या उसकी अच्छी तरीके से स्क्रीनिंग होती है? अच्छा, अच्छी तरीके से स्क्रीनिंग होती है। ओके जी, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। जी डॉक्टर साहब ये पूछ रही थी कि जैसे कि PWA के अंदर बच्चों को ब्लड डोनेट किया जा रहा होता है और फ्रिक्वेंटली, तो क्या उसकी स्क्रीनिंग भी हो रही होती है? क्या मेथड होता है स्क्रीनिंग का? स्क्रीनिंग बिल्कुल होती है और स्क्रीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। इवन दो कि थैलेसीमिया वाले बच्चे या न्यूनेटल जो जितने भी न्यूनेटल एज के बच्चे होते हैं उसमें हम ट्रिपल वॉश जो है थेरेपीज़ यूज़ करते हैं, जिसमें 3 दफ़ा इसको रिप्लेसमेंट की जाती है, इसको वॉश किया जाता है, इसके बाद उन बच्चों को वो जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि और बहुत अच्छा सवाल था आपका, और ये नॉलेज होनी चाहिए सबको कि जब अगर कोई डॉक्टर या कोई सेंटर ये चीज़ लिख के देता है कहीं कि वी आर ट्रांसफ्यूजिंग दिस ब्लड फॉर थैलेसीमिया या न्यूनेटल एज में हम किसी भी सूरत में ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे होते हैं, कई दफ़ा हम जॉन्डिस के लिए ब्लड एक्सचेंज कर रहे होते हैं, या हम बच्चे को सेप्सिस के लिए जो ब्लड एक्सचेंज करते हैं उसमें हम एक वर्ड लिखते हैं ट्रिपल वॉश थेरेपीज़। तो ट्रिपल वॉश होना चाहिए और होता है। ओके, एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, मेरा नाम मायरा है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद PWA जैसे इदारे को जो इस बीमारी पे, थैलेसीमिया जैसे की बीमारी पे काम कर रहा है। थैंक यू सो मच। और ये बहुत रेयर होता है हमारे माशरे में, तो बहुत अच्छी काम है, बहुत अच्छा कॉज है कि आप लोग जो है वो इस तरह से मदद कर रहे हैं ऐसे लोगों की।
दूसरा मेरा एक क्वेश्चन था कि हमने सुना है कि जो है वो जब थैलेसीमिया एक किसी बंदे को होता है तो उसकी बॉडी में आयरन ओवरलोड हो जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में आयरन होता है जो कि बॉडी में जमा होता रहता है। तो इस प्रॉब्लम को कैटर करने के लिए पीडब्ल्यूए में क्या फैसिलिटीज हैं कि उन बच्चों को ज्यादा मतलब इस तरह से इस चीज से बचाया जा सके, या बहुत अरसे तक इसको जो है वो उनको इस पे काम किया जाए। तो इस हवाले से हम क्या करता है पीडब्ल्यूए? बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी डॉक्टर साहब, एक ज़माने पहले जो थैलेसीमिया के मरीज़ होते थे, मैंने आपको बताया कि उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी क्योंकि उस वक्त चिलेटिंग फैक्टर्स नहीं थे। अब जितने भी सेंटर्स ऑफ थैलेसीमिया हैं दे यूज़ चिलेटिंग फैक्टर्स, डिस्फेरोक्सिमाइन जो है वो यूज़ करते हैं और वो चिलेटिंग करता है जिससे आयरन ओवरलोड निकाल दिया जाता है। जब आयरन ओवरलोड निकाल दिया जाता है तब एक बहुत जो हमारे बॉडी के अंदर हार्ट में, लंग्स में या हमारी हड्डियों में जब आयरन चले जमा हो जाता था वो वहाँ से वो एक्सीड आउट कर देता है। तो अब तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है मोस्टली बच्चों की 30 इयर्स तक हो गई है। तो चिलेटिंग फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर एचबीएफ बढ़ाने के लिए भी बहुत सारे एंजाइम्स यूज़ किए जाते हैं, कुछ विटामिन यूज़ किए जाते हैं जिसमें विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल है, जो थैलेसीमिया में मेजॉरिटी आयरन में आयरन ओवरलोड की वजह से कम हो जाता है। तो हम एक्स्ट्रा विटामिन सी देते हैं जो वो भी आयरन के ओवरलोड को कम करता है। वैसे विटामिन सी का रोल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी बॉडी को ख़राब कर रही हो उसको निकाल देता है एज इन द यूरिन। अच्छा ठीक है सर, जो इस तरह के बेवरेजेस होते हैं, जूसेस होते हैं, क्या हम वो भी ले सकते हैं अगर हमने जैसे ब्लड दिया एंड फॉरनी हमने ब्लड ले लिया, सिंथेसिस जो मार्केट जूस होते हैं, तो क्या वो भी ले सकते हैं? देखिए ले सकते हैं। ये तो एक समझ लें कि एक आर्टिफिशियल फ्लेवर वाले जूस हों या आप प्योर जूस ले लें, तो अगर इंग्रेडिएंट्स आपके अच्छे हैं, रिलायबिलिटी है उस जूसेस की, तो आप ज़रूर ले सकते हैं। उसमें अगर आपके विटामिन्स कितने हैं, जो प्योर जिस तरीके से ये फ्रूटास जूस है इसका भी हम कर सकते हैं कि लेट्स सपोज कि हम आफ्टर ब्लड डोनेशन हम ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। ये तो एक एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं। एनर्जी ड्रिंक्स जो हैं आपने अपनी बॉडी के अंदर लिया जिसमें विटामिन्स हो, मेरे ख्याल से इसमें विटामिन सी, मैग्नीशियम, कैल्शियम और ऐड ऑन किया हुआ है, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा ठीक है सर, मुझे ज़रा ये बताइएगा कि जिस तरह बच्चे ब्लड देते रहते हैं कंटिन्यूसली, फिर उसके साथ साथ जो है ये होता है कि बच्चों की जो है ना साइकेट्रिक इलनेस भी हो जाती है कि स्कूल नहीं जा सकते, उनको थोड़ा स्पेशल उनको ट्रीट किया जाता है, तो क्या होता है ऐसे बच्चों को? और हम लोग अभी जो है ना डॉक्टर वजाहत के साथ कॉल पर मौजूद हैं जो साइकेट्रिस्ट हैं, स्पेशलाइजेशन उनकी साइकेट्रिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। सर ज़रा बताइएगा, जो थैलेसीमिया एक मर्ज़ है और इसमें जो बच्चे होते हैं छोटे उनको कंटिन्यूसली ब्लड लगता रहता है, तो उनके जो मेंटल इलनेस होती है वो किस हद तक होती है और उसको कैसे हम लोग कोप अप कर सकते हैं, किस तरह उनको मोरली सपोर्ट करके और उनको कौन सी एक्टिविटीज़ ऐसी करवाएं जिससे उनको जो है इंकरेजमेंट मिले, उनको जो है हौसला मिले? देखें, जैसे हम सब जानते हैं कि थैलेसीमिया एक कम्प्लीटली एक फिजिकल प्रॉब्लम है और इसमें हमें वक्तन फ़वक्तन ब्लड चाहिए। ठीक, अब हमारा माशरे में ऐसा सिस्टम अल्लाह का शुक्र है पहले से तो बहुत बेहतर हो भी गया है, लेकिन जिन बच्चों में ख़ास तौर पे इस बात का डर खौफ हो, जिन फैमिलीज़ में जहाँ पे उनको हमेशा ये एक खदशा हो कि ब्लड टाइम पे लगेगा या नहीं लगेगा, और उसके अलावा ये ना हो कि अगर ब्लड नहीं लगा तो हमारा बच्चा दोबारा बीमार होगा और उसको फिर इमरजेंसी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, और अमूमन एक बच्चे के साथ ये एक बार तो होता है। तो इसकी वजह से जो उनके साथ एक स्ट्रेस लेवल या एक तौर पे फोबिया जो डेवलप हो जाता है वो उनकी बाकी मानदा ज़िंदगी में भी बहुत बुरी तरह असरअंदाज हो रहा होता है। जैसे कि एक डर है उसको, अब जाहिर सी बात है हम सबको सबसे बड़ा डर तो यही होता है कि हमारी जान ना चली जाए, कोई बीमारी ना हो जाए, और जिस एज में हमने खेलना कूदना है, ज़िंदगी के सबसे नेचुरल मज़े लेने होते हैं, उस टाइम पे अगर हमें हर वक्त जान का ख़तरा लग जाए या हमारे डॉक्टर्स या हमारी फैमिली ये बोलना शुरू कर दे कि बेटा ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, बहुत रिस्ट्रिक्टेड उनकी लाइफ हो जाए, तो
सब फिर बच्चों की जो किस्म की लाइफ की एफिकेसी वो बहुत बुरी तरह मुतासर होती है। तो हमारे पास अमूमन थैलेसीमिया का डायरेक्ट पेशेंट तो नहीं आता, लेकिन हम रेफर होके आ रहे होते हैं, तो हमें उनको फिर देखना पड़ता है कि डिप्रेशन और फोबिया ये दोनों चीज़ें उनमें बहुत कॉमन है, और हमें उनको चाहिए कि जहाँ पे आप थैलेसीमिया की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो कि बहुत बेहतर हो गई है पाकिस्तान में, मैं खुद देखता हूँ, और ये मैं खुद डॉ मेडिकल का ग्रेजुएट हूँ, तो वहाँ पे पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, उसके अलावा एक दो और हैं, मैंने खुद देखा है कि बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं। लेकिन साइकोथेरेपी और उसके साथ साथ उनकी जो मोटिवेशनल थेरेपीज़ हैं वो भी हों, तो उनकी पर्सनैलिटी की जो खदोखाल है वो भी हम एक टाइम पे पूरे कर सकते हैं। सर मोरल सपोर्ट आपने बताया, बहुत अच्छे से आपने बताया कि कर सकते हैं इनका, और एक्टिविटीज़, क्योंकि ये बच्चे बनस्बत उन बच्चों के जो मतलब नॉर्मल बच्चे होते हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट होते हैं, इनको ब्लड चढ़ रहा होता है बार बार, इनके अंदर काफ़ी डिसऑर्डर्स होते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ भी होते हैं, फिजिकली भी फिट नहीं होते, तो इनको कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ करवाई जा सकती हैं जो इनकी एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जिस तरह आपने कहा कि उसमें मतलब उसमें हेल्प करे? अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें मैं इस तरह बात करूंगा कि देखें, एक ये दो हिस्सों में डिवाइड कर दें। नंबर वन ये कि एक थैलेसीमिया का एक पेशेंट है, हमारे जो उस बीमारी के जो स्पेशलिस्ट हैं वो अपना काम पूरी तरह करें। जब बच्चे की सेहत बेहतर होगी तो उसके अंदर पॉजिटिव केमिकल्स जो हार्मोन्स हैं वो ऑटोमेटिकली निकलना शुरू हो जाते हैं। अगर बच्चे वहीं से बीमार रहेगा तो आप उनकी जितनी भी एक्टिविटीज़ कराएं वो काम की नहीं होगी। तो यू नीड टू मेक श्योर फर्स्ट ऑफ ऑल कि थैलेसीमिया की ट्रीटमेंट बहुत अच्छी है। सेकंड ये कि इनकी कम्युनिटी बनाएं। मैं बहुत अरसे से ये बात कह रहा हूँ कि एक ऐसी कम्युनिटी हो। अब देखें, दो बच्चे अगर एबनॉर्मल हैं, छोटे मोटे उनके अंदर अल्लाह ना करे कोई डिसेबिलिटी है, तो वो आम लोगों में थोड़े से एबनॉर्मल फील करते हैं, लेकिन वैसे ही 100 बच्चे एक साथ हों तो वो कोई भी अपने आप को एबनॉर्मल फील नहीं करेगा, वो अपने एक कम्युनिटी फील करने लगता है। तो हमें ऐसी कम्युनिटी बनानी है जहाँ पे ये लोग जब जाएं तो वहाँ पे ये लोग अपने आप को नॉर्मल फील करें, और उनका जो गेम्स है, जो उनके माइंड गेम्स हैं या प्ले एरिया है, वो उन्हें इस हिसाब से डिज़ाइन हो। मैं तो ये बोलूँगा सबसे पहले कि उनके जो खेलकूद है जिसमें आप, मुझे इतना ज़्यादा श्योरिटी नहीं पता कि यहाँ टेबल टेनिस खेल सकते हैं, आप उनको पजल्स गेम्स शुरू में खिलवा सकते हैं। उसके अलावा जो ज़्यादा बहुत एक्सर्ट ना करें वो आप उनको गेम्स खिलवा सकते हैं। आप ऐसी चीज़ें आगे वीडियो गेम्स भी डाल सकते हैं बीच में, जिसके अंदर कंस्ट्रक्टिव वे में कुछ चीज़ सिखाने वाली हो, जिसमें वोकैबुलरी हो। तो इस चीज़ों में तो वो कोई माजूर नहीं है, लेकिन हम लोग उनको बिल्कुल ही साइड में कर देते हैं और उन बच्चों में खड़ा कर देते हैं जो बच्चे बिल्कुल नॉर्मल हैं, तो वहाँ से उनका कॉन्फिडेंस शो बिल्कुल जो है ना वो लैक होता है। सर कॉन्फिडेंस भी लो होता है। एजुकेशनल अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बच्चे जो होते हैं क्या पढ़ाई में थोड़ा से अगर डिस्करेज हो रहे हों, क्योंकि इनको आपने जिस तरह बताया कि इनकी एक स्पेशल कम्युनिटी होनी चाहिए, तो इसीलिए इसी तरीके से इनके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो भी थोड़े अलहदा होने चाहिए ताकि सारे बच्चे जैसे हों। तो जिस तरीके से बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाई कर रहे होते हैं और कंटिन्यूसली देख रहे होते हैं कि हम लोगों को बार बार ब्लड देने जाना पड़ रहा है, तो क्या ये भी उनकी स्टडीज़ पर या एजुकेशनल एक्टिविटीज़ पर इफेक्ट कर रहा होता है? अगर कोई बच्चा ब्लड लेने जाता हो और उसकी उस हवाले से काउंसलिंग ना हो रही हो कि बेटा ये क्या मसला है, ये क्यों होता है, और लोगों के साथ डिफरेंट किस्म की बीमारियां हैं, आपके साथ ये बीमारी है, आप उसको जनरलाइज करें। कई ऐसी बीमारी हैं जो जानलेवा होती हैं, ये तो जानलेवा नहीं है, ये तो कंट्रोलेबल है। तो जब बच्चा शुरू से इन चीज़ों को समझना शुरू कर देता है तो वो बच्चे के अंदर से एक तो शेम खत्म हो जाती है। दूसरा ये है कि वो उसके साथ जब जीना सीख जाता है तो वो इतना ज़्यादा अपने आप को प्रॉब्लम में नहीं रखता। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इलाज के साथ हम उसको एक खुली पट्टी की तरह छोड़ देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है, मैं खुद साइकेट्री में काम करता हूँ, कि जब आप किसी को बताते हैं कि तुम्हें हाथ धोने की बीमारी है और ये दवाइयाँ हैं, तो उसके साथ साथ हम ये भी बताते हैं कि ऐसे चली जाएगी, ये काम करना, ये नहीं करना, तुम परेशान नहीं होना। जब हम उसको ये काउंसिल करते हैं ना तो वो पेशेंट बड़ा मोटिवेटेड हो जाता है। इन बच्चों को अगर हम मोटिवेटेड करके रखें, उनको बताएं कि बेटा ये कोई मसला नहीं है, इस तरह इसकी ज़िंदगी में आपने जीना है, तो चांसेस हैं कि कुछ बच्चे नॉर्मल लोगों के साथ ज़िंदगी गुजार लेते हैं, और कुछ चांसेस ऐसे हैं जिनके लिए फिर आपको कम्युनिटी बनानी पड़ेगी। क्योंकि अगर 12-13 साल का बच्चा, अगर हम उसको अच्छी तरह टाइम दे गए और वो समझ गया चीज़ों को, तो आपने कितनी ऐसे वाक़यात और कहानियाँ सुनी होंगी कि जो सुपर नॉर्मल बच्चे होते हैं वो बड़ा नाम कमा लेते हैं किसी खास चीज़।
जी। किसी के पैर नहीं है तो वो पैरों से लिखना शुरू, हाथ नहीं है तो पैरों से लिखना शुरू कर देता है। कोई किसी के कोई डेफ है तो वो दूसरा टैलेंट, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमेशा एक अगर कोई चीज रोकी है ना तो फिर हम कंपनसेशन में दूसरी चीज को अपने इस्तेमाल ज्यादा करने लगते हैं और हम उस चीज से आगे निकल सकते हैं। ठीक है, बहुत जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आपने बहुत एक्सप्लेन करके बताया कि कैसे हम इन बच्चों को इनकरेज कर सकते हैं। थैंक्स आपके वक्त का। जी सर, आप बताइएगा मुझे कि थैलीसीमिया, जिस तरह सर ने एक्सप्लेन किया है कि थैलीसीमिया एक डिसऑर्डर की वजह से मेंटली साइकेट्रिक इलनेस हो जाती हैं, तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, ये एक फैक्ट है कि अगर किसी बच्चे को कोई ऐसी डिसऑर्डर है किसी भी किस्म का हो, थैलीसीमिया सिर्फ नहीं है, हीमोफीलिया है, वॉन विलबेरिन, ऐसी चीज़ें हैं जो अनट्रीटेबल डिजीज़ हैं, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो लोग हैं बच्चे से पहले वो है माँ बाप। और हमारे पास जब माँ बाप आ रहे होते हैं, इसके साथ जो फैमिली एसोसिएटेड है कि दादा है, दादी, नाना, नानी, जो लोग जो ब्लड रिलेशन वाले होते हैं वो सबसे ज़्यादा मेंटली डिसऑर्डर्स में होते हैं। उनको आपको अच्छा, जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो प्लीज़ आप जब मैं डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बी हम्बल विद देम, उनका एक एहसास करें कि उनको एक वो आपके पास एक अच्छा मशवरा लेने आए हैं या अच्छी बातें सुनने आए हैं। क्योंकि देखें, आप अगर डॉक्टर कोई अच्छी बात कर देता है तो वो आपके लिए बहुत एक अच्छा वो होता है, अच्छा मशवरा। जैसे मैंने आपको कहा स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांटेशन, एक बच्चे को थैलेसीमिया है, एक नया बेबी बॉर्न हो रहा है, उससे पहले आपने 6 मंथ पहले स्टेम सेल्स के लिए प्रिपरेशन कर ली, उन सेंटर्स में जाके आपने उस ब्लड को जो है स्टेम सेल्स यूट्रस के, अब जो कॉर्ड ब्लड होता है वो हम निकाल लेते हैं माँ का, फिर हम उसको सेव करके रखते हैं, फिर वो दूसरे बच्चे में स्टेम सेल्स में काम आता है। तो ये चीज़ों के मशवरे के लिए लोग आ रहे होते हैं, उनको मशवरा दें, अच्छी तरह उनको आप गाइड करें कि देखें बच्चा तो बाद में आपका मेंटली डिसऑर्डर में जाएगा, पहले तो उनकी फैमिली है, उनको फैमिली को आपको अच्छा सपोर्टिव बातें करके उनको बताना है, बिल्कुल अच्छी होप देनी है। PWA के लिए कोई मुख्तसर सा मैसेज दे दें, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है, तो क्या बताना चाहेंगे ये इनके लिए, इनकी डोनेशन फंड्स के लिए? देखिए, पाकिस्तान पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो नो डाउट दे आर वर्किंग सिंस 1979 और मैंने नहीं देखा कि इससे अच्छा कोई काम करता हो। क्योंकि सिविल हॉस्पिटल में आपने देखा होगा कि कितना हैवी ट्रैफिक ऑफ पेशेंट्स होता है। हैवी ट्रैफिक ऑफ पेशेंट्स में एक्सीडेंटल केसेस हैं, सर्जरी के पेशेंट हैं, गायनी के पेशेंट्स हैं, न्यूनेटल ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, न्यूनेटल एक्सचेंज ऑफ ब्लड हैं, उसके लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है। प्लीज़ आप अपने एहतियात जो हैं और जो डोनेशंस हैं, ज़कात है, सदकात हैं, वो आप पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन को दें, क्योंकि जो ट्रस्ट पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन का है, आई डोंट थिंक सो कि मैं किसी और सेंटर को रिकमेंड कर सकता हूं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, आपने PWA के प्लेटफॉर्म से लोगों को आगाह किया, थैलेसीमिया के बारे में आगाह किया। इसके साथ साथ अपनी मेज़बान फलक कादिर को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।